हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, क्लास 12th इंग्लिश का एग्जाम 10 फरवरी को है। पहला ही एग्जाम इंग्लिश का है और इंग्लिश में सबको डर लगता है, लेकिन लगातार हम आप लोगों के लिए बच्चों क्लासेस ला रहे हैं और मज़ेदार चौचक तरीके से, है ना, हेल्पफुल वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर के प्लेलिस्ट में क्रम से देखें। आज ऐसे टॉप के क्वेश्चन कि आप लोगों को यहां से 3-4 क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा, ये मेरा वादा है। लेकिन आप लोगों को अंत तक वीडियो देखना होगा और एक एक क्वेश्चन तैयार करना। हो सकता है 4 से 5 क्वेश्चन भी आ जाए आज के इस लेक्चर से। ध्यान रखना बच्चों, बाद में पछताओगे जो बच्चे क्लास को मिस कर देते हैं, थोड़ा सा स्किप किए, बोले ऐसे ही है। जब एग्जाम दे के आओगे तब पता चलेगा कि कितने क्वेश्चन सर ने बताए थे और कहां से। जो हम पढ़ा रहे हैं उसे तो आप लोग तैयार करते चलें। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट विल, है ना, काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग टिल स्टिल हेल्प अस अचीव। देखो बच्चों, ये जो चैप्टर है कीपिंग क्वाइट आप लोगों ने पढ़ा होगा। चैप्टर नंबर 2 जो है पोएम का, वहां का एक क्वेश्चन है। क्या बोला है कि व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12, 12 तक गिनने से, एंड कीपिंग स्टिल, स्थिर रहने से क्या हासिल, स्टिल हेल्प अस अचीव, हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, क्या मतलब हासिल कर सकते हैं। तो देखिए, काउंटिंग 12 यानी एंड कीपिंग स्टिल, मतलब हम 12 तक काउंट करें और स्टिल रहने से विल हेल्प अस टू स्टार्ट आवर एक्टिविटीज इन ए नाइस वे, वी कैन आल्सो फील द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग अस। मतलब कहने का तात्पर्य, यदि हम 12 तक काउंट करें और स्थिर रहें तो क्या कर सकते हैं, हेल्प अस टू स्टार्ट आवर एक्टिविटीज। एक्टिविटीज मतलब गतिविधियां, हमें अपनी गतिविधियों को अच्छे तरीके से क्या करने, स्टार्ट करने में मदद मिलेगी, है ना। अस टू स्टार्ट आवर एक्टिविटीज मतलब हमें अपनी जो गतिविधि है उनको अच्छे नाइस वे यानी अच्छे तरीके से, है ना, स्टार्ट करने में मदद मिलेगी। वी कैन आल्सो फील, और हम ये अनुभव कर सकते हैं, द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मतलब आपसी जो समझ होती है उसको हम महसूस कर सकते हैं। भैया जो आपसी समझ, एमंग मतलब बहुत सारे, हमारे में अंदर जो आपसी समझ है वो बहुत सारी चीजें हो सकती है। एमंग बिटवीन मतलब 2 के बीच में होता है, लेकिन एमंग मतलब कई के बीच में होता है। तो बच्चों यहाँ पर बोला गया कि यदि हम 12 तक काउंटिंग करते हैं फिर स्टिल स्थिर रहते हैं तो हमें क्या मिल सकता है, अपने एक्टिविटीज को अच्छे तरीके से शुरू करने में मदद मिल सकता है। वी कैन आल्सो फील, और हम अनुभव कर सकते हैं, आपसी समझ की महसूस कर सकते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने था। चलिए बात करते हैं दूसरे प्रश्न पर। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग एक एक प्रश्न जरूर तैयार कर लेना, मिस नहीं करना। दूसरा क्वेश्चन, डू यू थिंक द पोएट एडवोकेट्स टोटल इन एक्टिविटी एंड डेड। क्या आपको लगता है कि जो कवि है टोटल इन एक्टिविटी, एक्टिविटी मतलब सक्रियता और इनएक्टिविटी मतलब निष्क्रियता, एंड डेड यानी मृत्यु की वकालत करता है। क्या आपको लगता है कि कवि जो है निष्क्रियता और मृत्यु की वकालत करता है? नो, हमें नहीं लगता। इसका आंसर क्या होगा? नो, हमें नहीं लगता। द पोएट डज नॉट से दिस एट ऑल, ये सब चीज एडवोकेट ने बिल्कुल कुछ भी नहीं कहा। व्हाट एवर ही से इन एडेड, उन्होंने कहा कि विथ लाइफ द एक्टिविटीज दैट कैन बी मेड बेटर, हम अपने जीवन के गतिविधियों को और कैसे बेहतर बना सकते हैं इसके बारे में कहा। ही सेज ओनली दैट वी वुड स्टॉप, उन्होंने कहा कि हमें रुकना चाहिए अवर एक्टिविटीज, एक्टिविटी करने के बाद फॉर फ्यू सेकेंड, मतलब हम कोई भी एक्टिविटी कोई गतिविधि हम करते हैं तो कुछ समय के लिए हमें रुकना चाहिए। एंड हैव क्वाइट इंस्पेक्शन, मतलब जो हमने जो गतिविधि की है उसका इंस्पेक्शन करना चाहिए, उसको जांच करना चाहिए। इट विल हेल्प अस टू रिबिगिन, और फिर हमें शुरू करना चाहिए अवर एक्टिविटी, यानी फिर से हमें दूसरा एक्टिविटी शुरू करना चाहिए। इन द बेटर एंड मीनिंग मैनर, मतलब मीनिंगफुल बनाने के लिए, बेटर बनाने के लिए हम गतिविधि को करें, कुछ समय के लिए रोकें और रोकने के बाद फिर से हम उसे स्टार्ट करें। ये चीज कवि ने कहा है। कभी ये बिल्कुल नहीं कहा कि इन एक्टिविटी निष्क्रियता और डेड मृत्यु की वकालत नहीं की है, बिल्कुल नो। द पोएट डज नॉट से दैट दिस एट ऑल, मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। उन्होंने कहा ही सेज इज एडेड, उन्होंने कहा कि विथ लाइफ द एक्टिविटीज दैट कैन बी मेड बेटर, उन्होंने जीवन को एक बेहतर बनाने के लिए कहा है। उन्होंने कहा ही से ओनली एक्टिविटीज शुड स्टॉप एक्टिविटीज एट फ्यू सेकंड, उन्होंने कहा कि एक्टिविटी करो और कुछ समय के लिए स्टॉप करो। क्यों? क्योंकि उसको इंस्पेक्शन करना है, अब मतलब उसके बारे में गतिविधि को समझना है, जूझना बूझना है ना। इट विल हेल्प टू रिविन्यू, फिर हमें हेल्प मदद मिलेगी, हमें बेहतर तरीके से शुरुआत करने के लिए, पुनः आरंभ करने के लिए हमें सहायता मिलती है। तीसरा प्रश्न बच्चों, व्हाट इज द सैडनेस दैट द पोएट रिफर टू इन द पोएम, मतलब पोएट जो है उदासी, भाई सैडनेस का मतलब क्या होता है, उदासी का जिक्र कर रहे हैं, वो क्या है।
मतलब इस कविता में कवि ने उदासी का जिक्र किया, वो जो उदासी है क्या। द सैडनेस दैट पोएट रिफर इन द पोएम इन दैट दोज हु रिमेन ऑल द टाइम बिजी इन बर्डली एक्टिविटीज। मतलब सैडनेस जो उदासीनता है या उदारता है, कभी किसको कह रहा है, द पोएट रिफर, यानी पोएट रिफर कर रहा है पोएम इन द हु, यानी उन व्यक्तियों के लिए जो ऑल टाइम बिजी, जो हमेशा बिजी रहते हैं, बर्डली एक्टिविटी मतलब वो अपने आप में इतना बिजी रहते हैं, गतिविधियों में व्यस्त रहते हैं कि अपने आप को कैन नेवर अंडरस्टैंड देमसेल्फ, मतलब स्वयं को नहीं समझ पाते। वी कैन अंडरस्टैंड अवर सेल्फ ओनली इफ वी स्टॉप ऑल, मतलब भाई इतना बिजी रहते हैं कि अपने आप को नहीं समझ पाते। बी कैन अंडरस्टैंड, हमें समझना चाहिए, अवर सेल्फ ओनली बी स्टॉप, कुछ समय के लिए अपने गतिविधि को रोकना चाहिए, एक्टिविटी को रोकना चाहिए कुछ समय के लिए, और हमें इंस्पेक्शन करना चाहिए, आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, है ना। हम ये तभी, देखो ना क्या कहा, बी कैन अंडरस्टैंड, हम तभी ओवर सेल्फ ओनली, हम तभी अपने आप को समझ सकते हैं इफ वी स्टॉप ऑल अवर एक्टिविटी, हम अपने एक्टिविटी को रोकें फॉर ए फ्यू सेकेंड, कुछ समय के लिए, एंड डू सम क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, मतलब शांतिपूर्वक आत्मनिरीक्षण करें, तभी हम अपने आप को समझ सकते हैं। कविता में कवि ने उदासी का जिक्र करते हुए यही बताया है, ठीक है। उदासी का जिक्र करते हुए बताया कि उन लोगों के लिए दोज हु रिमेन ऑल द टाइम बिजी इन द बर्डली एक्टिविटीज, मतलब अपने जो सांसारिक गतिविधि है ना उसमें बिल्कुल लिप्त रहते हैं, ऑल टाइम लिप्त रहते हैं, है ना। एक्टिविटीज कैन नेवर स्टैंड, वो समझ ही नहीं पाते हैं अपने आप को। वी कैन अंडरस्टैंड, हम तभी समझ सकते हैं, वी कैन अंडरस्टैंड ओवर सेल्फ, मतलब हम तभी समझ सकते हैं ओनली इफ वी स्टॉप ऑल अवर एक्टिविटीज, हम सारे कार्य को रोक करके कुछ समय के लिए, एंड द सम क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, और शांतिपूर्वक उसे हम समझे, तभी हम क्या कर सकते हैं, अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अपना 4 है भैया, व्हाट सिंबल फ्रॉम नेचर डज द पोएट इन्वोक टू से दैट देयर कैन बी लाइफ अंडर अपरेंट स्टिलनेस। क्या बोला है कवि ने कि कवि व्हाट सिंबल फ्रॉम द नेचर, मतलब सिंबल मतलब प्रतीक, प्रकृति से प्रतीक है, और नेचर डज मतलब व्हाट सिंबल फ्रॉम नेचर, मतलब नेचर का क्या प्रतीक बता रहा है। द पोएट इन्वोक टू से दैट देयर बी कैन लाइफ अंडर, मतलब स्टिलनेस मतलब क्या होता है, उदासीनता, यानी कवि जो है प्रकृति को किस प्रतीक के रूप में आह्वान किया है ना। व्हाट सिंबल फ्रॉम नेचर, यानी प्रकृति को किस तरीके से उन्होंने एक प्रकार से बताया है। इन्वोक टू से कहने का प्रयास किया है, देयर कैन बी लाइफ अंडर अपरेंट स्टिलनेस, मतलब शांति के नीचे भी जीवन जिया जा सकता है। स्टिलनेस मतलब उदासीनता, है ना, इसके नीचे भी जीवन, स्पष्ट शांति के नीचे के अंडर अपरेंट, है ना, स्टिलनेस मतलब हम स्पष्ट शांति के नीचे भी जीवन जी सकते हैं। कवि ने कुल मिलाकर के कविता में नेचर यानी प्रकृति को किस तरीके से जोड़ा है ना, ये चीज का वर्णन यहाँ पर पूछा गया है। द पोएट वांट टू प्रूव दैट देयर कैन बी लाइफ अंडर अपरेंट स्टिलनेस, मतलब पोएट चाहता है, कवि क्या चाहता है, प्रूव करना चाहता है कि वी कैन लाइफ, हम अपने जीवन जी सकते हैं, हम अपना जीवन जी सकते हैं कैसे, स्थिरता में भी, है ना, स्थिरता में भी, स्थिरता के नीचे भी हम अपना जीवन संभव है, जीवन, है ना, जीवन हम जी सकते हैं, मतलब हमारा जो जीवन है स्थिरता में भी संभव है, भाग दौड़ में नहीं है। द पोएट इन्वोक द अर्थ एज लिविंग सिंबल टू प्रूव हिज पॉइंट, मतलब जो कवि है इन्वोक द अर्थ यानी पृथ्वी को एक सजीव प्रतीक के रूप में, ए लिविंग सिंबल यानी सजीव प्रतीक के रूप में, टू प्रूव हिज पॉइंट, है ना, प्रस्तुत करता है। पोएट इन्वोक द अर्थ यानी पृथ्वी को एक सिंबल यानी प्रतीक के रूप में कहता है कि एक सजीव प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करता है पृथ्वी को, कि द अर्थ अटेन टोटल इनएक्टिविटी, मतलब जो पृथ्वी है पूर्णतः निष्क्रिय है ना, मतलब इनएक्टिविटी, कोई एक्टिविटी नहीं करता, लेकिन फिर भी जो प्रकृति है रिमेन एट वर्क ऑल टाइम इवन अंडर, मतलब फिर भी जो प्रकृति है उसको स्थिरता के नीचे स्पष्ट जीवन को व्यक्त करता है, यानी पृथ्वी पूर्णतः निष्क्रिय हो जाती है, प्रकृति स्पष्ट स्थिरता के हर समय सक्रिय रहती है, वो पृथ्वी को जीवित रखती है। बोला ना, नेचर रिमेन टू एट वर्क ऑल टाइम इवन अंडर अपरेंट मतलब स्टिलनेस, यानी जो भाई निष्क्रिय होती, पृथ्वी तो निष्क्रिय होती है लेकिन जो प्रकृति है उसको जीवित रखती है। इट कीप अर्थ अलाइव यानी जीवित रखती है। दिस आइडिया इज ब्यूटीफुल, है ना, इलिस्ट्रेटेड बाय द फॉलोइंग लाइंस, ठीक है, मतलब इट कीप अर्थ अलाइव, जो पृथ्वी को है प्रकृति जीवित रखती है, यह विचार है ना, यह है ब्यूटीफुल
इलस्ट्रेटेड बाय द फॉलोइंग लाइन्स, यानी बहुत ही खूबसूरत पंक्ति के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स, जैसे एज मतलब जैसे, व्हेन यानी जब, एवरीथिंग सीम्स डेड, है ना, एंड लेटर प्रूव्स टू अलाइव, मतलब जब सब कुछ निर्जीव प्रतीत होता है, डेड मतलब निर्जीव प्रतीत होता है, एंड लेटर प्रूव्स टू अलाइव, और बाद में सजीव सिद्ध होता है। जैसे जब सब कुछ निर्जीव प्रतीत होता है और बाद में एक सजीव का सिद्ध होता है। यही पृथ्वी एक तरीके से शो करता है कि पृथ्वी निष्क्रिय है, कोई एक्टिविटी नहीं करता, लेकिन प्रकृति जो है उसको, है ना, जीवन को बनाए रखता है। और फिर बच्चों ये जो चैप्टर का एक आया करता है सेंट्रल आइडिया, या कि क्वेश्चन आ जाए जस्टिफाई द टाइटल ऑफ कीपिंग क्वाइट, यानी कीपिंग क्वाइट का आपको सेंट्रल आइडिया आ जाए या जस्टिफाई करना। अच्छा, अब आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमसे सेंट्रल आइडिया याद नहीं है, तो फिर क्या करोगे? यदि उस चैप्टर के 5-6 क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है, उस 5-6 क्वेश्चन का 2-2 लाइन भी यदि लिख दोगे बच्चों, सेंट्रल आइडिया हो जाता है कंप्लीट और आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए निष्कर्ष लिखा गया है कि व्हाट द टाइटल ऑफ कीपिंग क्वाइट, मतलब क्या एक प्रकार से कीपिंग क्वाइट चुप रहना शीर्षक का क्या औचित्य है, कितना औचित्य है। तो देखो, द टाइटल कीपिंग क्वाइट इज अप्रोप्रिएट एंड रिलेवेंट, यानी कहना मतलब द टाइटल, यानी टाइटल जो चुप रहने का अर्थ है वो उपयुक्त और प्रासंगिक है। द पोएट से दैट, पोएट कहता है कि द पीपुल लाइव इन, लाइव होना चाहिए बच्चों, पीपुल लाइव LIVE, देयर लाइफ इन रस एंड हरी, मतलब जो जीवन है वो भाग दौड़ में, रस एंड हरी का मतलब भाग दौड़, मतलब पूरा जीवन क्या है, व्यक्तियों का भाग दौड़ में पड़ा हुआ है। ड्यू टू दिस दे सफर ए लॉट, मतलब जो जीवन बिता रहे हैं वो भाग दौड़ में जिंदगी में पूरा का पूरा जीवन पड़ा हुआ है। एंड इट्स सिचुएशन कीपिंग क्वाइट फॉर सम मोमेंट विल डू देम ए लॉट ऑफ गुड, मतलब जिसके कारण बहुत, देखो भाई क्या बोला है, द पोएट बिल्कुल मतलब इधर उधर भाग दौड़ में जल्दबाजी में जीवन फंसा हुआ है। ड्यू टू देयर इन सफर ए लॉट एंड इज सिचुएशन कीपिंग क्वाइट फॉर द सम मोमेंट, मतलब कुछ मोमेंट ऐसे हैं, कुछ क्षण ऐसे हैं जहाँ चुप रहना, सम मोमेंट्स विल देम ए लॉट ऑफ गुड कीपिंग क्वाइट, यानी कीपिंग क्वाइट मतलब चुप रहना, हमारे जीवन में भाग दौड़ बचा हुआ है जिससे हमें परेशानी होती है, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसा होता है कि सम मोमेंट विल डू देम ए लॉट ऑफ गुड, बहुत अच्छा होता है चुप रहने में, यानी कुछ ऐसा समय आता है, कुछ दिस इन दिस सिचुएशन कीपिंग क्वाइट मतलब कुछ ऐसे समय आता है जहाँ भी चुप रहना ही अच्छा होता है। इट विल प्रोवाइड देम द मच नीडेड टाइम फॉर द सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, मतलब कुछ क्षण के लिए हमें चुप रहना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए, आंतरिक जो शांति के लिए समय मिलेगा उसमें अपने आप में इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। इनर पीस मतलब आंतरिक शांति के लिए हमें अंदर की जो गतिविधियां हैं उसका हमको क्या करना चाहिए, अवलोकन करना चाहिए। इट विल सेव देम फ्रॉम मेनी हार्मफुल एंड डेंजरस मिसशेप्स, मतलब इससे क्या होता है, इट विल सेव हम बचा पाएंगे, सुरक्षित कर पाएंगे, देम मेनी हार्मफुल मतलब खतरनाक, एंड डेंजरस मिसशेप मतलब जो दुर्घटना है, खतरनाक दुर्घटना है, उससे हम अपने आप को बचा पाएंगे। कुल मिलाकर के कवि का कहना है कि भाई आजकल जो व्यक्ति है बिल्कुल भाग दौड़ में ज़िंदगी है, इधर उधर भटकता रहता है, और ये जो टाइम है इसको हमको यदि सही ढंग से गुजारना है तो कुछ समय के लिए शांत रहें, आत्मचिंतन करें, जिससे वो कष्ट भी हमारा जो पल है दूर हो जाएगा और हम आत्मचिंतन करके अपने जीवन में कुछ बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एज दैट द पोएट इज फीलिंग, कवित्री को किस प्रकार दर्द और पीड़ा का महसूस होता है, बोला ना, व्हाट इज द काइंड ऑफ द पेन एंड एज दैट द पोएट इज फीलिंग, मतलब कवित्री को किस तरीके से दर्द का महसूस होता है। द पोएट इज सीज हर मदर सिटिंग बिसाइड हर एंड सी इज डूजिंग, मतलब कवित्री अपनी माँ के पास बैठकर देखती है, देखो ना, सीज हर मदर सिटिंग बिसाइड मतलब माँ के पास ही बैठी है ना, हर एंड सी इज डोजिंग मतलब और जो ऊँग रही है, मतलब डोजिंग मतलब ऊँगना एक प्रकार से, तो वो पास में ही बैठी है, ऊँग रही है। हर माउथ इज ओपन, उसकी जब मुख ओपन होती है। हर फेस इज पेल लाइक्स ए डेड बॉडी, मतलब ऐसा लगता है कि उसका चेहरा मतलब जैसे मतलब माउथ ओपन यानी खुला हुआ है एक प्रकार से, है ना, और चेहरा एक प्रकार से पीलापन है। सी इज एंगिंग दिस द पेन दैट एज दैट द पोएटेज फील, मतलब वह क्या हो गई, सी इज द एजिंग मतलब बूढ़ी हो गई है, वह
दिस इज द पेन, मतलब यह जो दर्द है, यह पीड़ा है, एंड एज मतलब पीड़ा और दर्द जो है, दैट द पोर्टेज फीलिंग, और कवित्री इसका महसूस करती है। यानी कहने का तात्पर्य है कवित्री जो है उसके पास में बैठी हुई है, सी इज डोजिंग, और वो ऊँग रही है, जो कि ऊँग रही है, उसका मुंह खुला हुआ है ना, हर माउथ इज ओपन, उसका मुंह खुला हुआ है, और हर फेस इज फेल लाइक द डेड बॉडी, और चेहरा ऐसा लगता है कि पीलापन हो गया है, मरा हुआ चेहरा जैसा लग रहा है वो है। सी इज द एजिंग, वह बूढ़ी हो गई है। दिस इज द पेन एंड एज, और यही वह पीड़ा और दर्द जो है, दिस इज द पेन यानी यह पीड़ा जो दर्द है वो पोर्टेज यानी कवित्री जो है क्या कर रही है, मतलब फील्स यानी अनुभव कर रही है। अगला प्रश्न है व्हाई आर यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एट स्प्लिटिंग, ठीक है, मतलब व्हाई आर यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एट स्प्लिटिंग, युवा जो है वृक्षों को तेजी से दौड़ने वाला क्यों कहा है ना। व्हाई आर यंग मतलब युवा को, ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंग मतलब वृक्षों को यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्लिटिंग मतलब वृक्षों को तेजी से दौड़ने वाला क्यों कहा जाता है। द यंग ट्रीज आर डिस्क्राइब्ड एज स्प्लिटिंग कहा जाता है क्योंकि, ये तो वही है, द यंग ट्रीज आर मतलब युवा वृक्षों को तेजी से दौड़ने वाला एक प्रकार से युवा के समान वर्णन किया गया है, क्योंकि दे आर फुल द स्ट्रेंथ एंड दे सीम मतलब फुल स्ट्रेंथ फुल एनर्जी के साथ है ना, वो लेस होते हैं मतलब पूरा एनर्जी उनके पास होता है। दे सीम द रनिंग और वो तेज़ी से दौड़ सकते हैं है ना, ऐसा प्रतीत होता है कि वो दौड़ रहे हैं। बिकॉज द पोएटिज इज ड्राइविंग और कवित्री गाड़ी चला रही है, क्योंकि कवित्री गाड़ी चला रही है। तो एक प्रकार से वृक्षों को दौड़ने वाला इसलिए प्रतीक है कि वो शक्ति से भरपूर होते हैं, और ऐसा प्रतीत होता है कि वो रनिंग दौड़ रहे हैं। बिकॉज द पोएट इज ड्राइविंग क्योंकि जो कवित्री है उसको चला रही होती है। व्हाई हैज द मदर हैज बीन कंपेयर्ड टू ऑल लेट विनर्स मून, माँ की जो तुलना है, कंपेयर्ड मतलब तुलना की गई है, लेट विंटर मून्स, ठीक है, कभी की तुलना की गई है भैया, किससे की गई है, शीतकालीन चंद्रमा से की गई है ना। तो सी कंपेयर टू लेट विंटर मून बिकॉज तुलना की गई है किससे, चंद्रमा से गई, बिकॉज क्योंकि द लेट विंटर मून इन काम द एंड बेग्यू विथ ए डिम लुस्ट्रे एट लॉसेस इज द पावर ऑफ ब्राइटनेस। तो इसका तात्पर्य क्यों है बच्चों, क्यों शीतकालीन चंद्रमा के समान तुलना की है, क्योंकि लेट विंटर मून मतलब जो चंद्रमा है इज द काम एंड बेग्यू यानी अर्थात क्या हुआ, काल मतलब होता है एक शांत और धुंधला हो गया है, डिम मतलब एकदम और धुंधला हो जाना है ना, जिसकी चमक मंद हो गई है। इस लॉसेस पावर ऑफ ब्राइटनेस यानी अपनी शक्ति और चमक को क्या कर दिया है, खो दिया है, इसलिए इसको तुलना किया जाता है बच्चों। व्हाट डू यू पार्टिंग वर्ड्स द पोएटिज एंड हर स्माइल सिग्निफाई मतलब कवित्री ने विदाई के शब्द और उसकी मुस्कान क्या दर्शाते हैं, कवित्री के क्या, पोएटिज एंड हर स्माइल एंड सिग्निफाई मतलब जो उसके विदाई के चमक है ना, और उसकी जो मुस्कुराहट है वो क्या दर्शाते हैं। इसका आंसर क्या होगा बच्चों, द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ पोएटिज एंड हर स्माइल सिग्निफाई मतलब जो कवित्री की जो एक प्रकार से स्माइल है, सम सॉर्ट्स ऑफ होप यानी जो आशाएं हैं, सम पार्ट्स ऑफ आशाएं हैं, वो कवित्री की विदाई के जो शब्द हैं वो मुस्कान किसी न किसी क्या करती हैं, पोर्टेज एंड स्माइल सिग्निफाई करती हैं सम सॉर्ट्स ऑफ होप्स मतलब उसकी जो आशा का संकेत देती है बच्चों। दैट सी प्रोमिसिंग टू मीट हर मदर अगेन अपने माँ से दोबारा मिलने के लिए क्या कर रही है, वादा कर रही है। सी माइट फाइंड एंड अलाइव और शायद उन्हें अपनी माँ की जीवित मिले मतलब भाई वादा तो कर रही लेकिन शायद ही उसकी माँ जो है जीवित मिले। सो ही स्प्रेड ए स्माइल ऑन हर फेस टू पे हिज मदर हर लास्ट ट्रिब्यूट मतलब उन्होंने अपनी माँ से अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए अपने चेहरे पर मुखेरी बिखेरी। आल्सो सी इज ट्रबल टू बी पार्टेड ऑफ हर है ना, उनसे बिछड़ने का दुख भी उन्हें सता रहा है ना। भाई देखो कवित्री के विदाई के शब्द उसके मुस्कान के किसी न किसी आशा को संकेत देता है। पहला तो यही है कि पार्टीज बर्ड्स आर पोर्टेज एंड हर स्माइल मतलब उसकी जो मतलब एक मुस्कान है चेहरे की वो आशा को संकेत देती है। मानो अपने आई होप दैट दिस इज प्रोमिसिंग टू मीट ऐसा लगता है कि अपनी माँ से दोबारा मिलने के लिए वादा कर रही है। सी माइट फाइंड हर लाइफ मतलब शायद वो जीवित दोबारा मिले इसलिए सो ए स्प्रेड इस स्माइल ऑन हर फेस टू पे ऑफ मदर एंड लास्ट ट्रिब्यूट मतलब उसे शायद ही कि मतलब दोबारा मिले इसलिए अपने माँ से अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेर रही है। आल्सो सी ट्रबल टू बी पार्टेड फॉर हर है ना, और उसे बिछड़ने का दुख उसे क्या है सता रहा होता है। ठीक है बच्चों, सेंट्रल आइडिया तो पूछा ही जाता है
सेंट्रल आइडिया आप लोगों को पढ़ना ही पढ़ना है इस चैप्टर का। भाई जैसे अपना ये चैप्टर नंबर कौन सा है, माई मदर 66, उसका सेंट्रल आइडिया आप लोगों को। इसका सेंट्रल आइडिया क्या है, पोर्टेज मदर इज ओल्ड, है ना, कवित्री की माता जी वृद्ध हो जाती है। सी इज गोइंग टू कोचीन एयरपोर्ट टू सी ऑफ आर डॉटर, मतलब वह अपने पुत्री को छोड़ने कोचीन हवाई अड्डे जा रही होती है। सी इज सिटिंग बिसाइड द पोएटेज, वो कवित्री क्या है, बगल में बैठी है। सी इज डोजिंग, ऊँघ भी रही है। विथ हर माउथ ओपन, उसके माँ के चेहरे खुले हैं। हर फेस लुक्स पेल एंड फेड, और जो जैसे शरीर जो है मरा हुआ चेहरा पीलापन होता है, मुरझाया हुआ सा लग रहा है। एक्चुअली दे शो साइन डिके एंड डेथ, ऐसा लग रहा है जैसा कि मरा हुआ है चेहरा है। हर पोएटेज वांटेड टू डिस्ट्रक्शन एंड चेंज, ठीक है। वास्तव में ये मतलब हेयर द पोएटेज, मतलब यहाँ जो कवित्री है वांट टू चाहती है, क्या चाहती है, डिस्ट्रक्शन एंड ए चेंज। डिस्ट्रक्शन एंड ए चेंज मतलब उसका जो भटका हुआ मन रहता है उसको सोचती है ये चेंज, बदलना चाहती है। हेंस सी लुक्स आउटसाइड, वह बाहर साइड देखती है। और सी गेट्स द पिक्चर ऑफ लाइफ, अपने जीवन के जो चरित्र का, जीवन का जो तस्वीर है उसे नज़र आता है। हैप्पीनेस एंड एक्टिविटीज, और जो अपने सुख में जीवन है, चहल पहल है, उसको अपना जीवन देखती है ना। हर पोएटेज गिविंग द कंट्रैक्शन बिटवीन द फेल ओल्ड वुमेन एंड द यंगेस्ट स्प्रिटिंग आउटसाइड, मतलब वो है अपने जीवन के सुख चहल पहल दृश्य को देखती है और अपने मुरझाई हुई वृद्ध महिला को बाहर दौड़ते हुए उबाव के बीच में अंतर मतलब एक प्रकार से स्पष्ट करती है। बिटवीन द पेल्स ओल्ड वुमेन, अपने बूढ़ी माँ, और यंगेस्ट स्प्रिटिंग मतलब जो दौड़ रहे होते बच्चे हैं उनसे क्या करती है, एक प्रकार से तुलनात्मक रूप से वर्णन कर रही है। द यंग चिल्ड्रन, है ना, सिम्बोलिज द ग्रोइंग स्टेज ऑफ लाइफ, मतलब छोटे बच्चे जीवन के विकास के चरण का प्रतीक होते हैं। तो ये सारा इसका अर्थ हो गया कि भाई साहब वो अपने बच्चे को छोड़ने जाती है कहाँ, कोचीन एयरपोर्ट, है ना, उसकी मम्मी भी उसके साथ बैठी हुई है ना, उसके मुख खुले हुए हैं और उनका जो फेस है एकदम पीलापन पड़ गया जैसा कोई मरा हुआ शरीर होता है। एक्चुअली द सो साइन द डीके एंड द डीथ, ऐसा लग रहा है कि शरीर पूरा मरा हुआ है। पोटेज जो है वो अपने जो ध्यान को है बांटना चाहती है, बदलना चाहती है। एंड सी लुक आउटसाइड, बाहर देखती है। पिक्चर्स, अपने जीवन के चहल कदमी को देखती है। हैप्पीनेस, सुखी जीवन का अनुभव करती है। एक्टिविटी, और कहती है भाई जो मेरी माँ बैठी हुई है वो बाहर के बच्चों से तुलनात्मक रूप से देखती है। यंग चिल्ड्रन सिम्बोलिज द ग्रोइंग स्टेज इज लाइफ, और छोटे बच्चे जो होते हैं जीवन के विकास के चरण के प्रतीक होते हैं। ये चीज़ यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो ये थोड़ा सा हिंदी रूप था बच्चों, इसे समझाना जरूरी था। द पोएटेज कंपेयर्ड हिज मदर फेस द विंटर मून, मतलब शीत ऋतु के चांद से क्यों कहा गया है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को लगभग एक बार हो चुका है, तो उसी का आंसर है, आप लोग परेशान मत होना, सेम टू सेम है, ठीक है, सेम टू सेम बच्चों, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अभी हम लोग लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास पहुंचते हैं हर एक लेक्चर में। तो अगला अपना चैप्टर का बच्चों क्वेश्चन है, और आज ध्यान रखना जो बच्चे इनको तैयार नहीं करेंगे ना तो पछताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों, लिस्ट द थिंग ब्यूटी मेंशन इन द पोएम, यानी जो कविता में जो सुंदरता है उसका जो मेन पॉइंट है इसके बारे में वर्णन करना है। तो द सन, सूरज है, द मून, ट्रीज, ओल्ड यंग एज, मतलब पुराने और नए पेड़, है ना, सिंपल सीप, यानी मतलब जहाँ भेड़े जो हैं, है ना, और बच्चों डिफोलिट के फूल हैं, रील्स है, मस्क रोज है ना, कस्तूरी गुलाब है, इसके बारे में है। तो ये तो दो क्वेश्चन तो आप लोग बहुत आसानी से तैयार कर सकते हो। क्वेश्चन पहले ये समझ लेना है क्या भाई, लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी, है ना, मेंशन इन पोएम, यानी जो कविता में सुंदरताओं का वर्णन किया है उसकी सूची बनाना है। तो द सन, द मून, ट्रीज यानी सूर्य की, चंद्रमा की, है ना, पेड़ जो ओल्ड और यंग है ना, सिंपल सीप, और डिफोलिड क्लियर रील्स इन द मस्क रोज यानी जो अपना कस्तूरी गुलाब है, इन सब का वर्णन किया गया है। और फिर बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए कि मात्र जो नोट्स मिलते हैं इंग्लिश के, जो बच्चे अभी तक नोट्स नहीं लिए हैं, तो मात्र 50 रुपये में, मतलब जो भी हमारे पास कंटेंट है 50 रुपये में सब कुछ दे देते हैं। अभी ऑफर चल रहा है, जो बच्चे अभी तक नहीं लिए तो तुरंत कांटेक्ट कर सकते हैं 96 85 29 91 49 9685299149, मेरा पर्सनल नंबर बच्चों 96 85 29 91 49। ये आप लोग नंबर ले लो और इससे ज़रूर कॉन्टेक्ट कर लेना। लिस्ट द थिंग द केस ऑफ सफरिंग एंड पेन, मतलब उन चीज़ों को सूची बनाना है जो पीड़ा और दर्द के कारण बनते हैं, है ना। तो बच्चों अपना है ना, एक प्रकार से लिस्ट निराशा है, ठीक है, डिसअपॉइंटमेंट है बच्चों, अमानवीयता है ना, इनह्यूमन है यानी जो नेक स्वभाव में कमी है, डेथ ऑफ नोबल नेचर,
है ना, ऑफ द अनहेल्थी एंड ओवर डार्कनेड वे। डार्कनेड मतलब अंधकार में जो रास्ता होता है बच्चों, है ना, और अनहेल्दी मतलब अस्वस्थ होता है, सभी अस्वस्थ जो है जीवन के, और स्वस्थ में जो कमी, नोबल ऑफ नेचर, डेथ ऑफ द नोबल ऑफ नेचर, ये सभी दुख के कारण होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द लाइन देयर फॉर द बी ब्रीथिंग एंड फ्लावरिंग, अच्छा फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू अर्थ सजेस्ट टू यू, मतलब तो भैया इसमें क्या लिखा है, व्हाट डज द लाइन, मतलब ये जो लाइन दिया है, देयर फोर आर बी ब्रीथिंग ए फ्लावर बैंड टू बाइंड अस टू अर्थ, मतलब इस पंक्ति से क्या समझते हो, यानी देयर फोर बी ब्रीथिंग मतलब एक बांधने, यानी हम धरती से बांधे हुए फूलों की माला जो बना रहे हैं उसके बारे में वर्णन करने के लिए बोला है। तो ये क्वेश्चन है बच्चों, आप लोग अब थोड़ा सा कर लेना, है ना। अगला जो क्वेश्चन है अपना कि व्हाट मेक्स ह्यूमन बीइंग लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग, यानी कष्टों और पीड़ाओं के बावजूद मनुष्य जीवन में प्रेम क्यों करता है, यानी जीवन में कष्ट भी रहता है और भैया मतलब एक प्रकार से पीड़ा भी होती है, फिर भी व्यक्ति मतलब पीड़ा होने के बाद, कष्ट होने के बाद भी प्रेम करता है, क्यों, है ना। चलो ये वाला क्वेश्चन है कि देयर इज ओनली ब्यूटी ऑफ द अर्थ दैट बाइंड द ह्यूमन बीइंग इन स्पिरिट ऑफ सफरिंग, यानी दुखों के बावजूद भी पृथ्वी की सुंदरता ही मनुष्य को बांधे रखती है। ओनली द ब्यूटी ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की सुंदरता, दैट बाइंड बांधे रहती है, द ह्यूमन बीइंग, है ना, इन स्पिरिट ऑफ सफरिंग, मतलब दुखों के बावजूद भी जो पृथ्वी की सुंदरता है व्यक्ति को बांधे रहती है। इट प्रोवाइडेड ऑफ फॉरएवर, मतलब ये आनंद प्रदान करती है। इट्स ट्रू आल्सो, यह भी सत्य है। इट्स शॉर्ट, संक्षेप में द पोएट कहना चाहता है दैट ट्रूथ इज ब्यूटी एंड ब्यूटी इज ट्रूथ, सत्य ही सुंदरता है, सुंदरता ही सत्य है। मतलब जीवन में बहुत ही दुख है, बहुत ही परेशानी है, लेकिन फिर भी प्रकृति की जो सुंदरता है वो बांध कर रखता है और कभी कहना चाहता है भाई साहब कि सत्य ही सुंदरता है, सुंदरता ही सत्य है। ठीक है, चलिए बाकी 3 क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, फटाफट आप लोग तैयार कर लेना बच्चा। और जो भी अभी तक नोट्स नहीं लिए हैं तो वो नोट्स के लिए हमारे पर्सनल नंबर 96 85 29 91 49, मात्र 50 रुपये में नोट्स दिए जाते हैं। और ये अभी जो ये मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अभी वीडियो बनाए हैं ये भी आपको अभी दे दिए जाएंगे फिलहाल। ठीक है, अभी जो बच्चे पहले नोट्स ले चुके हैं उनको तो नहीं मिला है, उनके लिए केवल क्वेश्चन बने थे और अभी भी पूरे कंप्लीट नहीं है। ये देखो धीरे धीरे करके बन रहे हैं और आपको हम करा भी रहे हैं, आंसर के सहित करा रहे हैं। तो आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों को बेहतर से बेहतर कॉन्टेंट देना हमारा काम है, बस प्यार और सपोर्ट बना रहना चाहिए। कॉन्टैक्ट नंबर 96 85 29 91 49 9685299149। जिन बच्चों को भी नोट्स लेना है इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।